दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां सत्ता, संसद, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र चारों एक साथ एक बड़े सवाल के घेरे में खड़े। कहा जा रहा है कि सरकार की सांसें उस समय फूल गई थी जब डेलीगेशन बिल को संसद से पारित करने की कोशिश की गई। सरकार ने महिला आरक्षण बिल के साथ इसे जोड़कर एक बड़ी राजनीतिक समीकरण तैयार किया, लेकिन विपक्ष एकजुट खड़ा होकर वह रणनीति सफल नहीं हो पाई। जिस भविष्य की संसद की कल्पना की जा रही थी, जहां लोकसभा सीटों का विस्तार किस क्षेत्र में होगा, कैसे होगा और भविष्य का राजनीतिक संतुलन किस दिशा में जाएगा, उससे जुड़े कई सपनों को बड़ा झटका लगा। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि एक उससे भी बड़ा संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आर्थिक संकट। दुनिया भर की फाइनेंशियल एजेंसियां, संस्थान और रेटिंग कंपनियां इस आशंका को व्यक्त कर रही हैं कि यदि वैश्विक युद्ध की परिस्थितियां और गहरी होती हैं तो एशिया में सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। इसका असर केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर भारत की पूंजी पर पड़ेगा, कॉरपोरेट जगत पर पड़ेगा, मिडिल क्लास की जेब पर पड़ेगा, निम्न आय वर्ग के जीवन यापन पर पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि सरकार अब तक की जिन लाभार्थी योजनाओं और सब्सिडी आधारित व्यवस्थाओं को चला रही थी, उन्हें उसी रूप में आगे कैसे जारी रख पाएगी। यहीं से संसद की ताकत पर सवाल सामने आता है, क्योंकि जब किसी सरकार को बड़े आर्थिक फैसले लेने होते हैं, नए कानून बनाने होते हैं, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करना होता है, तब उसे संसद में मजबूत संख्या की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में विपक्ष की सहमति या असहमति का राजनीतिक महत्व तब कम हो जाता है जब सत्ता के पास इतना बहुमत हो कि वह अपने निर्णय आसानी से पारित करवा सके। और इसी बिंदु पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो जाती हैं। क्या यही कारण है कि क्षेत्रीय दलों के भीतर हलचल दिखाई दे रही है? क्या यही वजह है कि नए राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या सत्ता आने वाले समय के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अपनी ताकत को और अधिक मजबूत करना चाहती है? 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर रुक गई थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि अन्य दलों के सांसद साथ आते हैं। यदि नई गठबंधन बनते हैं तो संख्या का गणित तेजी से बदल सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषण यह अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में सत्ता पक्ष 350 सांसदों के आसपास की ताकत हासिल करने की दिशा में प्रयास कर सकता है। इसी के साथ एक और गंभीर बहस सामने आती है। क्या देश की संस्थाएं पूरी तरह निष्पक्ष भूमिका निभा रही हैं? क्या चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल केवल राजनीतिक आरोप है या इनके पीछे कोई बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है? विपक्ष आरोप लगाता है कि नियमों की व्याख्या सत्ता के पक्ष में की जा रही है। सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक और निराधार बताता है, लेकिन लोकतंत्र में सवालों का उठना और उन पर बहस होना हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की आशंकाओं ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चिंता में डाल दिया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, पश्चिम एशिया की अस्थिर परिस्थितियां और वैश्विक व्यापार मांगों पर संकट ने ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया। और भारत जैसे देश जिनकी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पूरा होता है, उसके सामने चुनौती और बड़ी हो जाती है। एलपीजी, एलएनजी, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर और आवश्यक आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर आम नागरिक के जीवन पर पड़ सकता है। यही वह क्षण है जहां राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देती है।
एक तरफ वैश्विक संकट, दूसरी तरफ देश की आंतरिक राजनीति। एक तरफ संसद में संख्या की लड़ाई है, दूसरी तरफ जनता की रोजमर्रा की आर्थिक चुनौतियां हैं। और सवाल यही है, क्या आने वाला समय केवल आर्थिक संघर्ष का होगा या फिर भारत एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है? क्या संसद की ताकत बढ़ाने की यह पूरी कोशिश भविष्य के आर्थिक फैसलों की तैयारी है या फिर यह केवल सामान्य राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब हमें भारत की ऊर्जा निर्भरता, बढ़ती महंगाई, फर्टिलाइजर संकट, विदेशी निवेश और वैश्विक व्यापार की बदलती परिस्थितियों ने के भीतर खोजने होंगे, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। आगे हम समझेंगे कि पश्चिम एशिया के युद्ध का भारत की रसोई, किसानों, उद्योगों, रोजगार और बाजार पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। दोस्तों, अब सवाल केवल राजनीति का नहीं है। असली सवाल उस आर्थिक तूफान का है जिसकी आहट दुनिया के बाजारों में सुनाई देने लगी। क्योंकि कोई भी देश केवल भाषणों से नहीं चलता, देश चलता है ऊर्जा से, उद्योगों से, किसान की खेती से और आम नागरिक की रसोई से। और आज जिस संकट की चर्चा हो रही है उसका केंद्र यही चार चीज है: एलपीजी, क्रूड ऑयल, एलएनजी और फर्टिलाइजर। भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर है। यदि पश्चिम एशिया में युद्ध बढ़ता है, समुद्री मार्ग बाधित होते हैं और सप्लाई चेन टूटती है, तो इसका पहला झटका भारत की रसोई और खेतों तक पहुंच सकता है। याद कीजिए एलपीजी को। भारत में आने वाली एलपीजी का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आ रहा है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 40% एलपीजी संयुक्त अरब अमीरात से, लगभग 22% कतर से, लगभग 4.5% कुवैत से और लगभग 15% सऊदी अरब से आती रही। लेकिन जब आपूर्ति की व्यवस्था बाधित होने लगती है तो केवल माल की कमी नहीं होती, कीमतों में विस्फोट शुरू हो जाता है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में लगभग 46% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रोपेन की कीमत में लगभग 39% और ब्यूटेन की कीमत में लगभग 52% का इजाफा बताया जा रहा है। अब इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि गैस सिलेंडर महंगा होगा, इसका अर्थ है कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। यह दावा किया जा रहा है कि एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक लागत लगभग 1600 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई, जबकि उपभोक्ता को कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार को लगभग 700 रुपये प्रति सिलेंडर का भार उठाना पड़ रहा है। सोचिए, यदि करोड़ों परिवारों की इसी प्रकार गैस उपलब्धता करानी पड़े तो सरकार खजाने पर कितना बड़ा दबाव पड़ सकता है। और संकट केवल रसोई तक सीमित नहीं। भारत की खेती भी एक बड़े मोर्चे पर खड़ी है। फर्टिलाइजर का मोर्चा। खाद की कीमत बढ़ने का अर्थ है कि खेती की लागत बढ़ना। खेती की लागत बढ़ने का अर्थ है किसानों पर दबाव बढ़ना। और यदि सरकार किसानों को राहत देना चाहती है तो उसे सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है। मौजूदा बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए लगभग 1,71,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए यह आशंका जताई गई कि यदि कीमतों में तेजी जारी रहेगी तो यह बोझ बढ़कर लगभग 3,04,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यही कारण बताया गया कि 27 मई को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के माध्यम से लगभग 17 लाख मीट्रिक टन यूरिया के लिए वैश्विक टेंडर निकाला गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है, यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें
बढ़ रही है तो भारत वह यूरिया फिर किस कीमत पर खरीदेगा? विदेशी मुद्रा भंडार से कितना पैसा खर्च होगा? और सरकार किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए कितना अतिरिक्त बोझ उठाएगी? यहीं से आर्थिक समीकरण बदलने शुरू होते हैं। अब आइए तेल की तरफ। कच्चा तेल केवल पेट्रोल और डीजल नहीं है, यह पूरे आर्थिक पहिए की ऊर्जा है। परिवहन महंगा होगा तो सामान महंगा होगा, सामान महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आम नागरिक की क्रय शक्ति कम होगी। इसी संदर्भ में कहा गया कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 10 रुपए की कटौती से सरकार खजाने पर लग 1,23,000 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ यदि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और भारत को अधिक महंगे स्रोतों से तेल खरीदना पड़ता है तो यह दबाव और बढ़ सकता है। और यही वह जगह है जहां वैश्विक राजनीतिक भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। रूस से तेल खरीदने पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबावों की चर्चा होती है, अन्य स्रोतों से खरीद महंगी पड़ सकती है। यूरोपीय बाजार और व्यापार समझौतों की अपनी चुनौतियां सामने आती हैं। यानी ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक प्रश्न नहीं रह जाती, बल्कि यह रणनीतिक और कूटनीतिक चुनौती भी बन जाती है। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। यह एक और संकेत है जो अर्थव्यवस्था की धड़कन को दर्शाता है। विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई। दावा किया जा रहा है कि भारत में विदेशी निवेश लगभग $28 बिलियन से घटकर $1 बिलियन के स्तर तक पहुंच गया। यही विदेशी पूंजी का प्रवाह कम होता है और निवेशक बाजार से पैसा निकालते हैं तो उद्योगों के विस्तार, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों पर दबाव पड़ सकता है। इसका प्रभाव केवल बड़े उद्योगपतियों तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर फैक्ट्री में काम करने वालों मजदूर पर पड़ेगा, छोटे दुकानदार पर पड़ेगा, मध्यम वर्ग की आय पर पड़ेगा और अंततः पूरे बाजार की मांग पर दिखाई देगा। यही वह आर्थिक श्रृंखला है जहां एक संकट दूसरे संकट को जन्म देती है। ऊर्जा महंगी होती है, उत्पादन महंगा होता है, माल महंगा होता है, महंगाई बढ़ती, लोगों की खरीद क्षमता घटती है, उद्योगों की बिक्री कम होती है और रोजगार पर दबाव बढ़ने लगता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में असली परीक्षा केवल बाजार की नहीं होगी, असली परीक्षा होगी सरकार की आर्थिक नीतियों की, जनता की सहन क्षमता की और उस व्यवस्था की जो संकट के समय देश को संभालने का दावा करती। लेकिन इस कहानी का अगला और सबसे गंभीर अध्याय अभी बाकी, क्योंकि जब आर्थिक संकट गहराता है तो उसका असर केवल बाजार तक सीमित नहीं रहता, उसकी आंच रोजगार, मजदूरों, रियल एस्टेट, होटल उद्योग, कपड़ा उद्योग, छोटे व्यापार और पूरे समाज तक पहुंचती। आखिर करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर किस प्रकार का खतरा बताया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले महीने भारतीय समाज के लिए सबसे कठिन परीक्षा बन सकते हैं?
दोस्तों, अब सवाल केवल महंगाई का नहीं, सवाल केवल गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल या खाद की कीमतों का भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल है, अगर यह आर्थिक दबाव लंबे समय तक बना रहता है तो इसका असर उस आम भारतीय की जिंदगी पर कितना गहरा होगा जो हर दिन अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। क्योंकि किसी भी आर्थिक संकट की असली तस्वीर शेयर बाजार के आंकड़ों में नहीं दिखती। उसकी असली तस्वीर गांव की गलियों में दिखाई देती है, किसानों की बढ़ती लागत में दिखाई देती है, मजदूरों के कम होते काम के घंटों में दिखाई देती है, छोटे दुकानदार की घटते बिक्री में दिखाई देती है और मध्यम वर्ग की उस चिंता में दिखाई देती है जो महीनों के अंत में घर का बजट संभालने की कोशिश करता है। यही वह बिंदु है जहां पर दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में आर्थिक संकट का प्रभाव केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के लगभग हर वर्ग को प्रभावित कर सकता है। दावों के अनुसार रियल एस्टेट में 1 करोड़ से अधिक कामगार के सामने काम के घंटों कम होने, रोजगार घटने और आय में गिरावट जैसी चुनौतियां खड़ी हो सकती। होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लगभग 2.3 करोड़ कामगारों के रोजगार पर दबाव की बात कही जा रही है। रिटेल व्यापार में 1 लाख से अधिक दुकानों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े लगभग 1,75,00,000 कामगारों पर संकट की बात कही गई है। ज्वेलरी और डायमंड क्षेत्र से जुड़े लगभग 65 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। लेजर उद्योग से जुड़े लगभग 75 लाख से अधिक कामगार भी इस दबाव के दायरे में बताए जा रहे हैं। और केवल यही नहीं, सर्विस सेक्टर जो भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ माना जाता है, उस पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका व्यक्त की गई। यानी तस्वीर केवल आर्थिक नहीं है, यह सामाजिक तस्वीर भी है। क्योंकि जब रोजगार कम होता है, आमदनी घटती है और महंगाई बढ़ती है तो समाज के भीतर असंतोष और बेचैनी बढ़ने लगती है। और यही से राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होता है। सवाल उठता है कि क्या इसी संभावित परिस्थिति को देखते हुए संसद में अधिक ताकत हासिल करने की राजनीतिक कोशिश तेज हो रही? क्या इसी कारण राजनीतिक दलों में टूट फूट, नए गठबंधन और सत्ता के पक्ष में संख्या बढ़ाने की कोशिश की चर्चा हो रही है? इसी संदर्भ में कुछ विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है और सत्ता अपने पक्ष में राजनीतिक वातावरण तैयार कर रही है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इन आरोपों को पूरी तरह अस्वीकार करता है और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा बताता है। लेकिन बहस यही खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा विवाद इसी बहस को और तेज करता है। कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ। कांग्रेस का आरोप था कि नियमों की गलत व्याख्या कर नामांकन रद्द किया गया और सुधार का अवसर नहीं दिया गया। पार्टी ने चुनावी नियमों के कुछ प्रावधानों का हवाला देते हुए इस फैसले पर सवाल उठाया। दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का पक्ष और कानूनी प्रक्रिया भी इस बहस का हिस्सा बनी। लेकिन राजनीतिक संदेश बड़ा था। विपक्ष ने इसे केवल एक राज्य सभा सीट का मामला नहीं माना। उनके अनुसार यह देश
में लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक संतुलन की लड़ाई का हिस्सा है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेतृत्व ने अपने गठबंधन को सक्रिय करने पर व्यापक राजनीतिक आंदोलन की रणनीति पर चर्चा शुरू की। बैठकें हुई, प्रदेश स्तर के नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया गया। संदेश स्पष्ट था, राजनीतिक संघर्ष अब केवल चुनावी मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन सत्ता की तरफ से भी संदेश उतना ही स्पष्ट दिखाई देता है। उसका कहना है कि वह देश को स्थिर नेतृत्व और मजबूत निर्णय क्षमता देने के लिए काम कर रही है। यहीं पर देश दो अलग अलग राजनीतिक कथाओं के बीच खड़ा नजर आता है। एक पक्ष इसे लोकतंत्र और संस्थाओं की स्वतंत्रता का प्रश्न बताता है, दूसरा पक्ष इसे मजबूत शासन और निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन इन सभी बहसों के बीच सबसे महत्वपूर्ण पात्र कौन है? वह है देश की जनता, क्योंकि अंततः आर्थिक नीतियों की सफलता या विफलता का असर किसी राजनीतिक दल पर सबसे पहले नहीं बल्कि आम नागरिक की जिंदगी पर दिखाई देता है। उस किसान पर जो खाद और डीजल की कीमतों से जूझता है, उस मजदूर पर जिसकी मजदूरी बाजार की हालत से तय होती है, उस छोटे व्यापारी पर जिसकी दुकान ग्राहकों की जेब पर निर्भर करती है, और उस मध्यम वर्ग पर जो टैक्स, महंगाई और भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच अपना जीवन चलाता है। इसलिए आने वाला समय केवल राजनीतिक मुकाबले का नहीं होगा, यह आर्थिक नीतियों, संस्थागत विश्वास और जनता की सहनशीलता की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकता है। लेकिन कहानी का अंतिम और सबसे विस्फोटक अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि अब सवाल उठता है, क्या सरकार वास्तव में आने वाले आर्थिक संकट से बचने के लिए संसद में पूर्ण नियंत्रण चाहती? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं की रिपोर्ट भारत के लिए किसी बड़े खतरे की चेतावनी देती? इतिहास गवाह है कि किसी भी देश की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब आर्थिक संकट और राजनीतिक संघर्ष एक साथ खड़े हो जाते हैं। आज भी बहस इसी मोड़ पर आकर ठहरती दिखाई देती है। एक तरफ दुनिया के बाजार में अनिश्चितता है, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है, ऊर्जा की आपूर्ति को लेकर चिंता है, व्यापार मार्गों पर खतरे की आशंकाएं हैं, और दूसरी तरफ भारत के भीतर एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष आकार लेता दिखाई देता है। यहीं से सबसे बड़े सवाल जन्म लेता है। क्या आने वाला आर्थिक दबाव को देखते हुए सरकार संसद के भीतर अपनी ताकत और अधिक मजबूत करना चाहती है? क्या इसलिए हर राजनीतिक समीकरण, हर सहयोग और हर रणनीति को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है? इस दृष्टिकोण के अनुसार सत्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में बढ़ता आर्थिक दबाव हो सकता है। दावा किया जाता है कि यदि ऊर्जा संकट गहराता है, आयात महंगा होता और सरकारी सब्सिडी का बोझ बढ़ता है, तो सरकार को बड़े आर्थिक और प्रशासनिक फैसले लेने पड़ सकते हैं, और ऐसे फैसलों को लागू करने के लिए संसद में पर्याप्त समर्थन होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि संसद की संख्या, गठबंधन की राजनीतिक और दलों के बदलते समीकरण चर्चा के केंद्र में है। इसी क्रम में विपक्ष यह आरोप लगाता है कि राजनीतिक दलों का विघटन हो रहा है, जांच एजेंसियों का दबाव इस्तेमाल किया जा रहा है और संस्थाओं की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है।
वही सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है और कहती है कि उसकी नीतियां कानून के अनुसार और देश के विकास के लिए हैं। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, अंतिम फैसला न सत्ता के पास है न विपक्ष के पास, अंतिम फैसला जनता के पास होता है। क्योंकि लोकतंत्र में संसद की असली ताकत उसके सांसदों की संख्या से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से आती है। आज भारत के सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हैं। क्या वैश्विक संकट का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा? क्या महंगाई, रोजगार और जीवन यापन की लागत आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी? क्या सरकार अपनी आर्थिक रणनीतियों के जरिए इन चुनौतियों से बाहर निकल पाएगी? और क्या राजनीतिक संस्थाएं जनता के विश्वास को मजबूत बनाए रखेंगी? इन्हीं प्रश्नों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की रिपोर्ट, आरबीआई की नीतियों और वैश्विक बाजार की गतिविधियों पर सभी की निगाहें टिकी। कुछ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले समय में रियल एस्टेट, सर्विस सेक्टर, टेक्सटाइल, छोटे व्यापार और ऊर्जा आधारित उद्योगों पर दबाव पड़ सकता है। वहीं दूसरे आर्थिक विश्लेषक भारत की घरेलू मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और आर्थिक विकास क्षमता को उसकी ताकत मानते हैं। यानी तस्वीर एक तरफ नहीं है, चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है जिससे हमने इस पूरी चर्चा की शुरुआत की थी। क्या संसद में बढ़ती ताकत की राजनीति केवल सत्ता विस्तार की सामान्य रणनीति है, या आने वाले कठिन आर्थिक समय की तैयारी? क्या भारत वैश्विक आर्थिक तूफान का सामना मजबूती से करेगा, या उसे अपनी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों में बड़े बदलाव करना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि भारत आने वाले वर्षों में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होगा जहां हर निर्णय, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक, करोड़ों लोगों का भविष्य को प्रभावित करेगा। और इसलिए यह समय केवल नेताओं को देखने का नहीं है, यह समय आंकड़ों को समझने का है, नीतियों का विश्लेषण करने का है, सवाल पूछने का है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता की जागरूकता को मजबूत करने का है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी कुर्सी किसी प्रधानमंत्री, किसी मंत्री या किसी दल की नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत उस नागरिक की होती है जो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और अपने भविष्य को समझकर निर्णय लेता है। इसी सवाल, इसी चिंता और इसी उम्मीद के साथ भारत के भविष्य की यह कहानी आगे भी लिखी जाती रहेगी। मिलते हैं एक नए विश्लेषण में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।